आ जाए फटाफट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया पहला क्वेश्चन। बताएं, इस क्वेश्चन को हम ले चुके हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है ये पिछली क्लास का। ठीक है ना, कल जो क्लास की थी उसका लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? ए बी सी डी। बताएं, पोल में आंसर दें इसका। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद में ए बी सी डी, जो भी आंसर आपको लगता है वो आंसर उसमें विकल्प में चुनें और मेरे को बताएं फटाफट। जी, अंकित जी ने आंसर दे दिया है, और बताएं फटाफट आंसर दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? आशीष जी फटाफट आंसर देवें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। दिस इज द करेक्ट आंसर। वेलकम तरुण जी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस क्लास को लाइव अटेंड किया है आपने। चलिए, वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 360 का फर्स्ट, इसमें वित्तीय आपात के बारे में जानकारी, ठीक है ना, उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है ना, आर्टिकल इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन, बताएं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? बताएं, केलकर, फेरवानी, रंगराजन या फिर मल्होत्रा। जो एनएससी है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है इसका ऑफिस, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। बताएं, इसका जो गठन है वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? कौन सी समिति गठित की गई थी? चलिए, 12th का बी आंसर आ रहा है। अंकित जी आंसर दे रहे हैं। आशी, सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें, आप कमेंट्स में आंसर दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है फेरवानी। ध्यान रखिएगा, फेरवानी जो समिति है, दिस इज द करेक्ट आंसर, फेरवानी समिति। और ये समिति गठित हुई थी 1992 में। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गठन के लिए ये समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में इसकी स्थापना एनएसई, ध्यान रखिएगा, एनएसई की स्थापना 1993 में हुई थी। 1994 एनएसई 1994 में, ठीक है, ये परिचालन में आया था, यानी कि ये चालू हो गया था। स्थापना होने के बाद में 1994 में ये, ठीक है ना, चालू हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से ये चालू हो गया था। और उसके बाद में 1995 में ये इंडिया का नंबर 1 हो गया था। इंडिया का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज कहला गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1995 में एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक बटन फटाफट दबा दें, फिर क्लास को आप आराम से अटेंड कीजिएगा। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, कौन सी है? ए बी सी डी, इसमें से कौन सी संस्था है जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, कैलकुलेशन करती है? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। राष्ट्रीय आय का आकलन देने वाली संस्था का नाम बतावें। कमेंट में आंसर देवे हैं और क्लास को लाइक करते हैं। अंकित जी ने आंसर दे दिया, आशी ने आंसर दे दिया। तरुण जी, अगर आप हैं तो आप भी फटाफट आंसर दें। विकल्प का अगर आंसर नहीं पता है तो आप नो आइडिया, नहीं पता करके बता सकते हैं। चलिए, अंकित जी ने डी लगाया है, आशीष जी ए पर पहुंची हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय किस भवन में स्थित है? एमपीजीके का आंसर है, क्वेश्चन है ये, बताएं। सतपुड़ा भवन, पर्यावरण भवन, वल्लभ भवन, यहाँ पे नर्मदा भवन। मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय का ऑफिस है वो कहाँ पर है, किस भवन में है? भवन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देवे जी। तरुण जी उसका डी है, एससीओ, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 14 का सी आ रहा है, अंकित जी ने आंसर दिया। चलिए इसका जो आंसर है वो है वल्लभ भवन, बिल्कुल सही है। वल्लभ भवन जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यहाँ पे की मंत्री जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके सचिव, ध्यान रखिएगा, उनके सचिव का ऑफिस है, इसलिए इसको सचिवालय कहते हैं। ठीक है, राज्य सचिवालय जो यहाँ पर सभी मंत्रियों का कार्यालय है, ऑफिस कहलाता है ये, वहाँ पर सचिवालय में बैठते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। वित्तीय प्रणाली का वह अंग जहाँ राशियों का लेन देन होता है क्या कहलाता है? बताएं, वित्तीय प्रणाली का वह अंग यहाँ पे राशियों का लेन देन होता है क्या कहलाता है? ए बी सी डी, फटाफट आंसर दें इसका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, सब्सक्राइब नाउ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को आप, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है क्या है, फटाफट दें। अंकित जी ने ई लगाया है। चलिए और कोई फटाफट बता, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप, 15 का ई बताया अंकित जी ने। तरुण जी, आशीष, सभी लोग आंसर दें। तरुण जी ने डी लगाया, बिल्कुल सही। तरुण जी का आंसर बिल्कुल सही है, मुद्रा बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार जो है आंसर बिल्कुल सही है इसका, ध्यान रखिएगा। मुद्रा जो बाजार होता है वही वित्तीय जो सिस्टम होता है, ठीक है ना, वित्तीय प्रणाली का एक अंग कहलाता है, जिसमें कि अपन राशियों का जो भी करेंसी होती है उसका एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, उसको म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, उसको मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या फिर हॉकी? बताएं कौन सा विकल्प सही है ए बी सी डी में से, बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है ये, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका आंसर देवे। चलिए इसका आंसर अंकित जी को पता नहीं है। तरुण जी, आशीष, देखिए इसका जो आंसर है वो है चेस। ठीक है, ये चेस की खेल से संबंधित है, और ये भारत की, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली ग्रैंड मास्टर है ये, महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है ना, महिला ग्रैंड मास्टर है ये, महिला ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने सन 2000 में, ठीक है, महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। ठीक है, सन 2000 में। एस विजयलक्ष्मी, चेस। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? बताएं, ए बी सी डी, बताएं इसका आंसर क्या है। क्या हो गया, क्यों क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे लोग? क्यों हैंग हो रहा है? चलिए इसका जो आंसर है क्या है,
व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक आशीष जी बी पर लगा रहे हैं, तरुण जी बी पर जा रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है ए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है के डी जादव। के डी जो जादव हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने व्यक्तिगत रूप में पहला ओलंपिक पदक जीता था, जो कि फ्री स्टाइल जो कुश्ती होती थी, क्या कुश्ती, ध्यान रखिएगा, ये कुश्ती के खिलाड़ी थे जिन्होंने कि कब 1952 में ये पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले ये खिलाड़ी बने थे, जिन्होंने कि ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, ठीक है, के डी जादव। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। एग्रीकल्चर शॉर्ट किस खेल से संबंधित है, बताएं। एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है वो किस खेल से संबंधित है, पोलो, गोल्फ, हॉकी या क्रिकेट, इसका आंसर देवें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें। फटाफट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का अंकित जी बी लगा रहे हैं, एनीवन एल्स। चलिए इसका जो आंसर है वो है डी, बिल्कुल सही है, सरिता ने सही आंसर दिया है, क्रिकेट। एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है वो क्रिकेट से संबंधित है, और इसको ये एग्रीकल्चर शॉर्ट जो नाम दिया था ये ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आया था ये सबसे पहले नाम, और ये नाम इसलिए संबंधित है क्योंकि इसमें पावर, ठीक है ना, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है ना कलाई का किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, इसमें सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर शॉर्ट कहा जाता है, ठीक है, इसको खेलने के लिए किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं प्रधानमंत्री ने कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। ए 18 जून 2020, 19 जून 2020, 20 या फिर 22 2020 में, बताएं कब की थी ये शुरुआत। इसका आंसर दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर। नहीं पता है तो फटाफट बता दें, नो आइडिया, नहीं तो हम तो बताएंगे आपको। चलिए सरिता जी ने आंसर दिया है, चौथे का सी आंसर दे रही है, एनीवन एल्स। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही है, तरुण जी भी सी दे रहे हैं, आशी भी और अंकेश जी भी, बिल्कुल सही, 20 जून 2020, ठीक है, 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी, और ये हुई थी कोविड के समय, ठीक है ना, जब कोविड चल रहा था उस समय ये गरीबों के कल्याण के लिए रोजगार अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापार केंद्र की स्थापना की थी। सबसे पहले किसने स्थापना की थी, बताएं। फ्रांसीसी आए थे या पुर्तगाली, ए बी सी और डी, बताएं। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे या फिर अंग्रेज आए थे। सबसे पहले किसने भारत में कदम रखे थे और अपने सामुदायिक व्यापार केंद्र की स्थापना की थी। चलिए अंकेश जी 5th का बी लगा रहे हैं, अंकेश। और कोई, मेरी क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक बटन जरूर दबाएं, जितने भी हैं ज्वाइन करेंगे, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
चलिए, फिर सरिता ने भी बी लगाया है, पहले सी लगाया था, बाद में बी पर आ गई। चलिए, बड़ी बढ़िया। पुर्तगाली 1498 में आए थे। चलिए, बहुत बढ़िया, सरिता जी ने सरिता बता दिया, बिल्कुल सही आंसर। पुर्तगाली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, उसके बाद में फिर सेकंड पे कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद में किसका नंबर लगा था? क्यों? पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे 1600 में। उसके बाद में कौन आया था? फिर डच आए थे 1602 में, फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में। इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया जी। बौद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान क्या कहलाता है? मतलब कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार या उत्तर प्रदेश में? गौतम बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो किस स्टेट में स्थित है? बताएं इसका आंसर क्या है? अंकेश जी सी पर आ रहे हैं। चलिए, एनीवन एल्स? सरिता भी सी पर ही है। चलिए, देखिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जिसको कि कुशीनारा, ठीक है ना, कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन नाम है कुशीनारा। वहां पर इनको क्या परिनिर्माण, क्या बोलते थे उसको, ठीक है ना, परिनिर्माण प्राप्त हुआ था। और कब हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु? 483 BC में। ठीक है, और इनकी उम्र कितनी थी उस समय? उम्र कितनी थी इनकी? 80 वर्ष। ठीक है, ये 80 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। वर्ष 1919 में अधिनियम में दुशासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन थे? बताइए, किसने परिचित कराया था? क्वेश्चन नंबर 7, ABCD। 1919 का जो अधिनियम था जिसमें कि द्वैत शासन धारणा थी, द्वैत शासन धारणा, 483 में हुई थी मृत्यु उनकी। ठीक है, बताएं इसका आंसर। अंकित जी ने ई लगाया है, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर जरूर दे रहे हैं। सरिता भी ए पर जा रही हैं, आशी भी ए पर है। चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ए। ठीक है, मांटिंग्यू। ठीक है, ये चेम्सफोर्ड जो उस समय के क्या थे, वाइस राय थे, उनके ये सचिव थे जिन्होंने कि ये जो द्वैत शासन धारणा है इसके बारे में रिकमेंड किया था चेम्सफोर्ड को। फिर चेम्सफोर्ड ने 1919 में इसको लागू किया था। ठीक है, द्वैत शासन की धारणा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? मार्टिंग्यू। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है।
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसने एक विभाग दीवाने खैरात भी स्थापित किया था, वह कौन था? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन या फिर बहलोल लोधी? बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बताएं, इसका आंसर देवे फटाफट। क्या हो क्या रहा है यार, क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे तुम लोग? अरे तो अटेंड करो, एकदम से तुरंत थोड़ी करते हैं। ठीक है, आंसर भी दो, आंसर भी दो नालायक। चलिए, इसका जो आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर, चलिए आसी ने भी ए दिया है, सरिता बी पर गई हुई है, अंकेश जी बी पर गए हैं। चलिए, इसका जो आंसर है बी है, फिरोज तुगलक। ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने दीवाने खैरात, तुगलक वंश का था ये, तुगलक वंश, ठीक है, दान दक्षिणा भी करता था और एक दीवाने खैरात एक विभाग भी स्थापित करवाया था इसने, और साथ ही साथ एक खैराती अस्पताल, क्या खैराती अस्पताल भी इसने बनवाया था। ठीक है ना, यहाँ पे कि गरीब लोग अपना इलाज करवाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का विशेषकर चोल युग का स्थापित का विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? बताइए, इसमें से कौन सी प्रतिमा है जो कि चोल युग के समय में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा है? ए, बी, सी, डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? महिषासुर मर्दानी, नटराज, राम या फिर सोम स्कंद? चलिए, अंकित जी ने आंसर दिया 9th का बी। और कोई एनीवन एल्स? बताएं इसका आंसर। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देवे और मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बिल्कुल सही है, नटराज। सरिता ने भी आंसर सही दिया है, नटराज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नटराज की जो प्रतिमा है ये चोल युग की, ठीक है ना, स्थापत्यों में से विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमाओं से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था, किससे था? बताएं, ए, बी, सी, डी? पढ़े और इसका आंसर देवें, विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप साथ में। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें आप। सरिता का बी, अंकित जी ए पर जा रहे हैं। चलिए, एनीवन, सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देवें। चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, बी, सभी प्रकार के गल्लाओं का भाव निश्चित करने से। ठीक है ना, ये प्रथम अधिनियम अलाउद्दीन खिलजी ने सेट किया था।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, होम रूल लीग के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, बताएं। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प है जो कि इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देवे। इलेवन का, सॉरी अंकित जी का सी लगाया आंसर। एनीवन, और भी कोई विद्यार्थी फटाफट कमेंट्स में आंसर दें। अगर नहीं मालूम है तो नो आइडिया, नो नहीं पता, ऐसा बता सकते हैं। इसका जो आंसर है बिल्कुल जो डी है, डी बिल्कुल असत्य है। देखिए तिलक और एनी बिसेंट में मतभेद बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इसमें जो तिलक थे, तिलक ने पश्चिमी क्षेत्र में और बिसेंट ने, एनी बिसेंट ने कहाँ पर, दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक और उसके नीचे तरफ में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और तिलक ने ऊपर ताप्ती नदी के पास में विदर्भ क्षेत्र में। ठीक है ना, तो डी इसका सही आंसर होगा, जो कि असत्य है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वायसराय मिंटो को दिए गए ज्ञापन की मुख्य मांग क्या थी, बताएं। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं। अंकित जी 12th का ए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए और कोई, सभी लोग विकल्प को फटाफट आंसर दिया करें, क्वेश्चन सामने आ जाता है, पढ़ के आंसर देने की बिल्कुल कोशिश किया करें। इसका आंसर बिल्कुल सही है, अंकित जी ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। पृथक निर्वाचन मंडल की इन्होंने मांग रखी थी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, 1906 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। आईएनए की स्थापना आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी? बर्मा में, जापान, सिंगापुर या फिर इंग्लैंड? क्वेश्चन फटाफट आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दिया करें आप लोग, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, क्वेश्चन अपन ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। सरिता जी सी लगा रही हैं, अंकित जी भी सी पर गए हैं, और सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आंसर भी दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखने से कोई चीज़ याद नहीं होती है। सिंगापुर में, ठीक है, 4 जुलाई, याद रखिएगा, 4 जुलाई 1943, 1943 में, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया,
बंगाल की एस्थेटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बताएं। हेलो, मोबाइल देके जाओ मेरे को तुरंत। बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? A, B, C, D, विच वन इज द करेक्ट आंसर? 14 का बी दे रहे हैं अंकित जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आशीष जी, आशीष जी ए पर आए हैं। चलिए देखिए, इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1784 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, और इन्होंने स्थापना की थी ये, और ये कहाँ की थी? कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर की थी? कलकत्ता। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? ए, बी, सी, डी, पोल में आंसर दे हमें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। पंद्रह का बी आ रहा है आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। अंकित जी ने भी आंसर दिया, तरीता ने भी। चलिए, बहुत बढ़िया। वर्ष 2003 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तीन में इसका गठन हुआ था, पारित हुआ था, सॉरी, ये पारित हुआ था। और इसका सही जो आंसर है वो क्या है? सही आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 2004 में। ठीक है, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये पारित हुआ था, गठन हुआ था 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग का, जो कि 338 ए, ठीक है ना, आर्टिकल बना था, अनुच्छेद। ठीक है, 2003 में ये पारित हुआ था। और इसके लिए 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 89वां। ठीक है, 15वें का सी आंसर है 2004। 2003 में ये पारित किया गया था, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के विपक्ष का नेता, या फिर एक कैबिनेट? इसका विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देवें।
फटाफट दिया करें आंसर अगर आइडिया है तो, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाने से क्या क्वेश्चन अपन ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सी, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है ना, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में जो शामिल नहीं होता वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है इसमें, ठीक है ना, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है और एक कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री उसको नामित करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सरिता ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस समिति की सिफारिश पर सीवीसी की स्थापना की गई थी, बताइए। वो कौन सी समिति थी जिसने की रिकमेंड किया था उसके बाद में, ए बी सी या डी, नियोगी समिति, पी के सोंगन समिति, संथानम समिति या फिर एम.एच. सिंघवी समिति। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं कौन सा आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर अंकित जी दे रहे हैं सी। एनीवन एल्स? बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है संथानम समिति इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी टाइम लगा रहे हैं आप आंसर देने में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। संथानम समिति 1964 में, ठीक है ना, सीवीसी का गठन किया गया था। 1962 से लेके 64 के बीच में संथानम समिति ने सिफारिश दी थी, ठीक है, सिफारिशें दी थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, और फिर सीवीसी को 2003 में, ध्यान रखिएगा 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्राप्त हुए थे 2003 में। 64 में ये गठित हो गई थी, उसके बाद में 2003, इतने वर्ष लगे थे बीच में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने में। ये आ गया अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था, बताएं। सामने विकल्प में आपके, विकल्प में चुन के बताइएगा, इसका आंसर देवें। विच वन इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दें फटाफट। दो 2005 सरिता जी बोल रहे हैं, अंकित जी सी पर गए हैं। चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सूचना का अधिकार नियम 2005 इज द करेक्ट आंसर, 2005 में, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में, ठीक है, सूचना का अधिकार आयोग का गठन किया गया था, 12 अक्टूबर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ए बी सी डी। पोल में विकल्प में आंसर दें, विच वन इज द करेक्ट आंसर। बताएं। क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर फटाफट दे दिया करें। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ लगा रहे हैं आप लोग, बी। आशीष जी ए पर पहुंचे हैं, अंकित जी ए पर। नई दिल्ली में है एनजीटी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर,
ठीक है। एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई में तो एक भी नहीं है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। एक भोपाल में है और एक पूना, दूसरा कहाँ पर, कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता में है और चेन्नई में है। ये 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एनजीटी का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको बोलते हैं एनजीटी, ठीक है। और एनजीटी का गठन कब हुआ था? एनजीटी का गठन कब हुआ था? हाँ, पूना में है 2010 में। कब? 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन भारत के सीएजी के बारे में सही नहीं है? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका जो कि सीएजी के बारे में सही नहीं है? बताएं इसका आंसर क्या है। अंकेश जी डी पर आंसर बी लगा रहे हैं। चलिए प्रभा जी डी लगा रही हैं, सरिता बी, आशी बी पर पहुंची हैं। देखिए भारतीय लेखा एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। और इस पे क्या केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक फंड का संरक्षक होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत कौन सा है? डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि इसका सही नहीं है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक नहीं बोलते हैं, इसका कोई संक्षेप नहीं होता है इसको सीएजी ही बोलते हैं, जिसको कि पूरा का पूरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही बोला जाता है, ठीक है। कोई संक्षेप नहीं होता है इसका नाम, तो दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं तारे पूर्व से पश्चिम की में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर क्लास होती है मेरी, सभी से बताना चाहूँगा, ठीक है ना। डोंट मिस माय क्लास। सुबह 10 बजे, फिर 1 बजे, उसके बाद में 6 बजे। सुबह 10 बजे जो होती है वो एमपीजी के होती है, एमपीजी के। उसके बाद में 1 बजे कमीशंस पर क्लास लेता हूँ और उसके बाद 6 बजे एमपीपीएससी, जिसमें कि आप अवेलेबल है, ठीक है। सारी क्लास लाइव रहती हैं स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है 6 का आंसर क्या दे रहे हैं आप? बी। देखिए ज्यादा दिखने का कारण क्या है इसका? पृथ्वी पश्चिम की से, देखिए पृथ्वी का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है और मूवमेंट के कारण, ठीक है ना, उसमें तारों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर डी, पृथ्वी पश्चिम की ओर पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से तारे, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम में इस कारण से ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। ब्रह्मणी मंडल की गैस, ठीक है, बाह्य मंडल जो होते हैं उनकी गैस में कौन सी अधिकतम मात्रा पाई जाती है? सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ए बी सी डी, सबसे अधिक कौन सी गैस में पाई जाती है?
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें। सेवंथ का सरिता सी पर पहुंच रही हैं। देखिए ये जो मंडल है, इस मंडल के बारे में पूछा है, ठीक है। अंकित जी भी सी पर आ रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऊपर की परत कहलाती है जिसमें कि हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पे की वायु कम होती है, वायु की मात्रा नगण्य होती है, ना के बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है। और हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है यहाँ पर, सबसे अधिक हाइड्रोजन, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है, बताइए क्या? ए बी सी डी, इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट देवे। चलिए अंकित जी सी पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कौन? चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, प्रति हेक्टेयर कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, जो कि हरित क्रांति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण महासागरीय जलधारा है? ए बी सी डी, विकल्प में आंसर देवें, कमेंट में आंसर दें फटाफट। उष्ण मतलब गर्म, गर्म जलधारा कौन सी है, बताएं इसका आंसर। अंकित जी बी पर हैं, सरिता भी बी पर हैं, प्रभा भी बी पर गई हुई हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्यूरोशिया जो जलधारा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि गर्म जलधारा कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका, फटाफट आंसर दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। ए बी सी, अंकित जी बी पर हैं, सरिता क्या बोल रही, जापान? जापान का नहीं है ये, ठीक है। 10th का बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। टकला माकन मरुस्थल, जो कि चीन में है, जापान में नहीं है ये, चीन का है ये, ठीक है, चीन में स्थित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है।
ये आ गया। टहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताएं। अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा या फिर मंदाकिनी? कौन सा आंसर सही है इसका? विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन का आंसर फटाफट दिया करें, टाइम ज्यादा होता है। भागीरथी, भागीरथी इज द करेक्ट आंसर। भागीरथी नदी पर है ये टहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स, जहाँ यहाँ पे की पावर जनरेट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो टारगेट है वो 2400 मेगावाट का है। ध्यान रखिएगा, 2400 मेगावाट यहाँ पर विद्युत बनाने की योजना है, जो कि पहला प्लांट 1100 मेगावाट का, ठीक है, चालू हो चुका है। और ये हुआ था 2006 में, 2006 में, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और उस समय, ठीक है ना, विद्युत मंत्री कौन थे? सुशील कुमार शिंदे जी। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसकी उद्घाटन किया था, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय चरण में अभी काम चल रहा है, धीमे धीमे करके ये पूरा 2400 मेगावाट तक यहाँ पर बिजली बनाने की परियोजना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? ए बी सी डी, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? ए बी सी डी, बताएं इसमें से सही विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दे दें आप लोग, जिससे कि आप लोगों का फैक्ट क्लियर हो पाए। एक्यूरेसी आपकी खुद आप स्वयं चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अंकेश जी डी पर जा रहे हैं, सरिता जी सी पर जा रही हैं। चलिए प्रभा जी सी पर गई हैं, बहुत बढ़िया। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र की, ठीक है ना। ये आपका गलत दिया आंसर आप लोगों ने, सभी ने। टुंड्रा क्षेत्र के ये चरवाहे कहलाते हैं, ठीक है। और ये साइबेरियन होते हैं, यहाँ पे की बर्फ बर्फ गिरती है। साइबेरिया क्षेत्र का ये, जो कि रूस में है। कहाँ पर? रूस, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। याकूत जनजाति है ये, वहाँ की जनजाति के लोग हैं ये। ट्वेल्थ का सी आपने इस तरीके से लगाया था, चलिए ठीक है। मैंने बाद में उसका ऑप्शन बदल दी थी, ABCD कर दिया था। चलिए आपने सही लगाया है सरिता जी, टुंड्रा भी बोल दिया है, बिल्कुल सही है। चलिए लिख भी दिया था आपने। चलिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कूप सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है? बताएं। ABCD, इसका आंसर देवें। कल की क्लास में आपको आना है, रेगुलर मेरी क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। MPGK की लाइव क्लास है। उसके बाद में 1 बजे कमीशन की कल फिर होगी। उसके बाद 6 बजे MPPSC, ठीक है ना। तीनों क्लास रेगुलर होंगी, सभी विद्यार्थी बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत। चलिए इसका जो आंसर है वो है डी। देखिए क्या पूछा है, कुपाई क्षेत्र, कूप सिंचाई के लिए उपयोग वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कूप क्षेत्र कहाँ पर होगा बताइए? कूप क्षेत्र कहाँ पर होगा?
यहाँ पे की नदियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, नदियों का जो क्षेत्र कहलाएगा। और नदियों का क्षेत्र कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। यहाँ पे आजू बाजू नदियाँ हैं और नदियों के पास का जो वाटर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। जब वाटर लेवल ऊपर होता है तो वहाँ पे कुओं से सिंचाई की जाती है, यानी कि वहाँ पे पानी थोड़ी सी खुदाई करने के दौरान पानी तुरंत निकल आता है। तो जो डेल्टा प्रदेश कहलाते हैं वहाँ पर कुओं से सिंचाई की जाती है। जैसे कि अपना गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, वहाँ पे भी ये पूरा का पूरा पानी से सिंचाई होती है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश का खारा मंडल भौम जल क्षेत्र है, ये नहीं कहलाता है इसमें, ठीक है ना। गंगा का मैदानी क्षेत्र वो कहलाता है, यहाँ पे की कुओं से सिंचाई होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का ये। सभी लोग रेगुलर मेरी क्लास में आए, ठीक है। विश्वविद्यालय वर्षा प्रचुर वन और किस नाम से जाना जाता है बताइए? ABCD, ठीक है। अगली क्लास मेरी सुबह 10 बजे होगी MPGK की, और मेरी क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करते हुए चलें। उसके बाद में 1 बजे होगी कल कमीशंस की, ठीक है। उसके बाद में फिर 6 बजे सेम MPPSC। रेगुलर होती है ये सारी क्लासेस मेरी, ठीक है। एक भी क्लास मिस मत कीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दें। विश्वविद्यालय वर्षा प्रचुर वन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए 14 का आंसर सरिता जी सवाना पूछ रही हैं, बता रही हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दें। देखिए इसका आंसर है सेलवास। सेलवास इज द करेक्ट आंसर। सेलवास जो क्षेत्र कहलाता है, ये जो क्षेत्र कहलाता है ये अमेजन, जो अमेजन के जंगल होते हैं, ठीक है ना। अमेजन जो घाटी है, अमेजन घाटी का क्षेत्र जो होता है वो सेलवास कहलाता है। यहाँ पे की वर्षा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और घना जंगल है वहाँ पर, तो अमेजन घाटी की क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, तो उसी को सेलवास कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 1 घंटा पूरा हो चुका है हमारी क्लास का। ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा और दिमाग भी स्ट्रक हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सुबह की क्लास में आप सभी लोग आइएगा, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास MPGK जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए गॉड ब्लेस यू ऑल।